मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। स्वास्थ्य विभाग में एक और भ्रष्टाचार सामने आया है। करोड़ों का फर्जीवाड़ा, जांच कब? अंबेडकर नगर जिले के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने शासन का आदेश शायद मायने नहीं रखता, क्योंकि फर्जी केस दिखाकर 108 और 102 एम्बुलेंस वाहनों के जरिए किए जा रहे फर्जीवाड़े की जांच फिलहाल अभी तक अंबेडकर नगर स्वास्थ्य विभाग द्वारा शुरू नहीं हो सकी है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया है कि मामला संज्ञान में आया है और जब कोई आएगा तब 108 और 102 एम्बुलेंस मामले की जांच पड़ताल की जाएगी। जिस प्रकार से फर्जीवाड़ा मामले को लेकर सरकार जहां जांच कराने को लेकर जितना गंभीर है, वहीं जनपद के स्वास्थ्य विभाग के उदासीनता पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। इस जांच की निष्पक्षता का आकलन इस बात से किया जा सकता है कि 19 मई और 20 मई 2022 को डीजी हेल्थ द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी सीएमओ को भेजे गए पत्र को से पता चलता है। शासन ने इस हाई प्रोफाइल फर्जीवाड़े की जांच की रिपोर्ट एक सप्ताह में संबंधित जिलों से मांगी थी, लेकिन अभी तक अंबेडकर नगर जिले में इस जांच के लिए टीम का गठन नहीं किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश पर डीजी हेल्थ ने अंबेडकर नगर के सीएमओ से जिले में संचालित 108 और 102 एम्बुलेंस के सत्यापन की रिपोर्ट एक सप्ताह में शासन को प्रेषित करने का आदेश दिया था, क्योंकि शासन के संज्ञान में आया था कि 108 और 102 एम्बुलेंस की सेवा देने वाली कंपनी फर्जीवाड़ा कर अधिक मरीजों को दिखाकर सरकार को प्रति माह करोड़ों का चूना लगा रही है, जिसकी जांच के आदेश उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से शासन द्वारा कार्रवाई करवाने के आदेश जारी हुए थे। जो जांच है, डीजी हेल्थ द्वारा जारी आदेश में यह स्पष्ट रूप से कहा गया कि 108 और 102 एम्बुलेंस द्वारा लाए और ले जाने वाले मरीजों का सत्यापन करके रिपोर्ट शासन को एक सप्ताह में भेजनी है। लेकिन एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी अंबेडकर नगर जिले के जिम्मेदार विभागीय अधिकारी जांच शुरू नहीं कर सके हैं और आदेश न मिलने का हवाला दिया जा रहा है, जिससे जांच पर प्रश्न चिन्ह लगना शुरू हो गया है। वहीं जब इस बारे में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से बात की गई तो उनका कहना है कि शासन से 108 और 102 एम्बुलेंस से संबंधित जांच के लिए पत्र आया है, जिसमें कहा गया है कि एम्बुलेंस सेवा प्रदाता कंपनी द्वारा अपने टारगेट को पूरा करने के लिए फर्जी और काल्पनिक मरीजों को दिखाकर और पीसीआर भरकर बिना किसी कार्य के फर्जी भुगतान लिया जा रहा है। इसकी जांच जो है अब टीम करेगी, जो गठित की जाएगी। जब टीम का गठन हो जाएगा तो रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। तो अंबेडकर नगर का ये मामला आपको बता रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में कुछ 108 केस में जो है डेली का जो पेशेंट का एवरेज आता है कुछ ज़्यादा आ रहा है। तो ये पूरे प्रदेश की एक रिपोर्ट आई है मेरे पास भी, जिसमें अपर निदेशक के डायरेक्शन में एक टीम गठित की जाएगी और वो मंडल में जितने भी जिले आते हैं उसमें 108 में और 102 में जो एम्बुलेंस है उसमें प्रतिदिन जो है एवरेज कितना पेशेंट हम इधर से उधर ला रहे हैं उसकी जांच समिति गठित की गई है। तो एडी स्तर पे इसमें अभी लेटर यहाँ अंबेडकर नगर के मेरे पास रिसीव नहीं हुआ है, और जब भी आदेश आएगा तो हम उनकी 102 और 108 की पूरी जांच करके देखेंगे कि हमारे यहाँ एवरेज सही है या फिर वो उसमें कुछ गलती है। प्रथम दृष्टया क्या इस पर आपने अंबेडकर नगर पे कुछ वाच किया है क्या? मैंने देखा है हमारे यहाँ तो एवरेज सही है। और जो 102 गाड़ी में चूँकि पेशेंट के साथ साथ जो वो गर्भवती माँ होती है उसके बच्चे का भी जुड़ जाता है और कभी कभी अटेंडेंट भी आ जाते हैं, तो इसमें हो सकता है। लेकिन 108 में तो जो या तो कोई बीमार व्यक्ति है या उसको अस्पताल में रेफ़र करना है तो वही पेशेंट रहते हैं। तो 108 का एवरेज हमारे यहाँ कम है, 102 में थोड़ा ज़्यादा आ जाता है। तो ये तो अंबेडकर नगर का मामला आपने सुना, समझा। और अब बात करेंगे आगरा की। आगरा में स्वास्थ्य योजनाओं को स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार पलीता लगा रहे हैं। आगरा के खेरागढ़ तहसील के भिलावली में गांव से कई किलोमीटर दूर खेरागढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होने की वजह से ग्रामीणों को सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य योजना के नाम पर स्वास्थ्य उप केंद्रों को लाखों रुपए की धनराशि से निर्माण कार्य
कराया, लेकिन खेरागढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक के द्वारा 10 वर्ष से भीलावली स्वास्थ्य उपकेंद्र का कोई जायजा नहीं लिया गया है। न ही किसी डॉक्टर और नर्स की ग्रामीणों को इलाज की सुविधा देने के लिए ड्यूटी लगाई गई है, जिसका नतीजा ये हुआ कि करोड़ों रुपए खर्च कर बनाया गया सरकारी अस्पताल खंडहर में तब्दील हो गया, जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। निर्माण होने के बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने अब तक स्वास्थ्य उपकेंद्र का कोई संज्ञान नहीं लिया है। स्वास्थ्य उपकेंद्र महज मजाक बनकर रह गया है। सवाल यही है, आखिर लापरवाह जो लोग हैं उन पर कार्रवाई कब होगी? तो खेरागढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो है वो खंडर में तब्दील हो चुका है। स्वास्थ्य उपकेंद्र जो हैं वहाँ पे किसी डॉक्टर की तैनाती नहीं होती है जी। वहाँ पे हमारी एएनएम की तैनाती होती है और खेरागढ़ में हमारे 28 स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं, जिसमें से हमारे पास में केवल 18 एएनएम हैं जी। 10 हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र खाली पड़े हुए हैं। बिलावली का स्वास्थ्य उपकेंद्र है जो जर्जर पड़ा है, तो सरकार ने लाखों रुपए खर्च करके लोगों को सुविधा देने के लिए बनाया है। कारण क्या है जो इसमें डॉक्टर बैठते नहीं, क्या कारण है? हमारे इस पर डॉक्टर की तैनाती नहीं होती है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, लेकिन अभी हमारी इस पर एएनएम तैनात होती है और एएनएम कोविड कार्य में पिछले 2 साल से लगे रहने के कारण एएनएम भी स्वास्थ्य केंद्रों पर जाना पॉसिबल नहीं हो पाया है। वो पूरे गाँवों में घूम के वैक्सीनेशन करती रही हैं और हमारे जो वैकेंट सब सेंटर पड़े हुए हैं, अभी सरकार एएनएम्स की भर्ती करने जा रही है, तो जैसे ही हमें और एएनएम मिलती हैं तो हम उन जो हमारे बंद पड़े स्वास्थ्य केंद्र हैं उन्हें संचालित कराएंगे। ग्रामीणों का आरोप है कि आज तक 10 वर्षों से स्वास्थ्य केंद्र का ताला ही नहीं खुला। चलिए मैं वो उसे दिखवाता हूँ कि कभी कोई एएनएम हो सकता है कि एएनएम उस पर तैनात नहीं रही हो। अगर जैसे ही मुझे और एएनएम मिलती हैं तो मैं ज़रूर या इधर उधर से कहीं से व्यवस्था करके मैं उसको कराता हूँ। तो आपने जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं उनको सुना, उनको यही नहीं पता है कि कब से यहाँ ताला लगा हुआ है। वो कह रहे हैं डॉक्टरों की तैनाती नहीं होती है स्वास्थ्य उपकेंद्र में, यहाँ पर एएनएम की तैनाती होती है और एएनएम का भी पता नहीं है। वो कह रहे हैं एएनएम वैक्सीन लगा रही हैं, अब एएनएम को नियुक्त किया गया, इस पर भी बात करेंगे। तो कुल मिलाकर जानकारी ही नहीं है, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं सरकारी बजट से और उसका लाभ जो आम जनता को मिलना चाहिए वो कितना मिल पा रहा है, ये आपने तस्वीरों में देखा। करोड़ों रुपए खर्च करके जो निर्माण कार्य कराया गया वो खंडर में तब्दील हो चुका है। आगरा के खेरागढ़ स्वास्थ्य उपकेंद्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ अजेंद्र चौहान बने हुए आगरा से हमारे संवाददाता, इसके अलावा अखिलेश तिवारी सामाजिक कार्यकर्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और सभी अब्बास जो हैं अंबेडकर नगर से वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आप ही के पास आएंगे अजेंद्र आपके पास आएंगे। उससे पहले कॉलर जुड़ गए हमारे साथ मुरादाबाद से राजीव अपनी राय दीजिए। राजीव, हम चाहेंगे आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दें ताकि आपकी आवाज हम तक पहुंच सके। कुछ तकनीकी खामी के कारण राजीव की आवाज नहीं पहुंच पा रही। जयप्रकाश जुड़ गए हैं कानपुर से हमारे दर्शक। जयप्रकाश, अपनी बात कहिए। जयप्रकाश जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जयप्रकाश की आवाज हम तक नहीं आ पा रही है कुछ तकनीकी खामी के कारण। हम सीधा अजेंद्र के पास आएंगे। अजेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। अजेंद्र, जैसी तस्वीरें इस वक्त हम देख पा रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, जो सामुदायिक उप स्वास्थ्य केंद्र है वो तो पूरा खंडर में तब्दील हो गया है। और जैसा कि आपने सवाल भी किया कि गांव वाले कह रहे सालों हो गए इसको बने हुए और सालों से कोई अधिकारी नहीं पहुंचा। अजेंद्र। हाँ देखिए शैलेंद्र, बिल्कुल लापरवाही की पराकाष्ठा को पार करने वाली ये तस्वीरें हैं और वही ये बयान जो चिकित्सा जो अधीक्षक हैं जहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के खेरागढ़ के मुकेश चौधरी, उनका जो जवाब है वो काफी चौंकाने वाला है और ये दर्शाता है कि ये जो अधिकारी यहाँ बैठे हैं, जो डॉक्टर यहाँ बैठते हैं, ये कितने काबिले तारीफ है, अपने काम को लेकर कितने सजग हैं। क्योंकि जब उनसे हमारे द्वारा पूछा गया कि ये स्वास्थ्य उपकेंद्र यहाँ बनाया गया खेरागढ़ तहसील के गाँव बिलावली में, तकरीबन 10 साल का समय हो चुका है, लाखों रुपया यहाँ सरकार का लगा है, सरकार का नहीं, जनता की मेहनत का पैसा जो सरकार के पास टैक्स के रूप में जाता है, वो जनता की सेवा के लिए वो यहाँ एक उपकेंद्र बनाया गया
और उस केंद्र पर आज तक ताला नहीं खुला, जैसा कि वहां के ग्रामीणों का कहना है। खंडर में वो तब्दील निर्माण हो गया, क्योंकि निर्माण भी किस तरह का रहा होगा, क्योंकि तस्वीरें बयां कर रही हैं कि 10 साल में वो निर्माण नीचे धराशायी हो गया और खंडर हो गया। लेकिन दूसरी ओर चौंकाने वाली बात यह है कि तकरीबन 10 साल में कोई भी एक एएनएम, जिस तरह से मुकेश चौधरी जो चिकित्सा अधीक्षक हैं, उनका कहना है कि मेरी जानकारी में नहीं है। तो सबसे बड़ी लापरवाही यहां नजर आती है कि जो व्यक्ति जो तहसील के अंतर्गत जो सामुदायिक केंद्र में जिसको अधीक्षक बनाया गया, वो उनकी तैनाती वहां की गई और उनको इस बात की जानकारी नहीं है। बात ठीक है अजेंद्र, सवाल यही कि जानकारी नहीं है, जानना चाहते नहीं है, जानने की कोशिश नहीं करना चाहते हैं। और ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं, तो इसके पहले ये जो उपकेंद्र बनाया गया था तब क्या व्यवस्थाएं की गई थी, क्या कुछ जानकारी गांव वालों की तरफ से? देखिए शैलेंद्र, जहां तक की ये जानकारी हो पाई है क्योंकि इसके अंदर की जो तस्वीरें, वहां तो लग रहा है जब शुरुआत हुई थी उसके बाद सब खाली पड़ा हुआ है। कुछ मशीन्स वगैरह होती हैं, बेड भी होते हैं इलाज के लिए, दवा देने का काउंटर होता है, कुछ फर्नीचर होता है, इसके अंदर तो कुछ नजर नहीं आ रहा। ये सब व्यवस्थाएं की गई थी पहले या फिर की ही नहीं गई हैं? सिर्फ एक स्ट्रक्चर बना दिया गया है, उसके बाद क्या कुछ होना है कुछ नहीं मालूम। देखिए शैलेंद्र, अगर बात की जाए ये जो बिलावली में जो स्वास्थ्य उपकेंद्र बनाया गया है, यहाँ पर जिस तरह से ग्रामीणों का कहना है कि बना तो ये जरूर जनता की सेवा, ग्रामीणों की सेवा जो फायदा मिला पहुंचाने के लिए स्वास्थ्य सेवाएं मिले, और यहाँ पर जो एएनएम तैनात की जाती हैं उनको यहाँ पर ड्यूटी होगी, जिससे कहीं ना कहीं एक चिकित्सा में सुविधा मिलेगी। लेकिन इस उपकेंद्र के बनने के बाद यहाँ पर कोई भी काम सुचारू रूप से शुरू नहीं हो पाया और यहाँ पर 10 साल से ताला ही लगा रहा। ये तस्वीरें ये देख रहे जो आप हम दिखा रहे हैं मीडिया जो के न्यूज के माध्यम से, ये तस्वीरें वो खंडर की हैं, जो एक उपकेंद्र था खेरागढ़ तहसील के ग्राम बिलावली का। यहाँ पर ना ही कोई तैनाती की गई, ना ही यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के किसी अधिकारी ने आने की जहमत उठाई, क्योंकि और सरकार के द्वारा जो पैसा लगाया गया वो पैसा खंडर में तब्दील हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब यहाँ पर किसी की तैनाती करनी नहीं थी और यहाँ पर जब तैनाती नहीं करनी थी, यहाँ उपकेंद्र क्यों बनाया गया? स्वास्थ्य उपकेंद्र बनाया गया तो तैनाती करनी चाहिए थी। नहीं अजेंद्र, अगर स्वास्थ्य उपकेंद्र बनाया गया है, बजट पास हुआ है, तो कागजों में हो सकता है तैनाती भी की गई हो, कोई ना कोई तो एएनएम वहां पर होगा। जैसा कि वो कह रहे कौन एएनएम है उनको जानकारी नहीं है, डॉक्टर नहीं होते हैं। अगर एएनएम होता है तो एएनएम की नियुक्ति तो वहां पर होगी, क्या एएनएम वहां पर जा नहीं रहा है? और जो बजट पास हुआ वो पूरा खर्च हो गया, क्या अभी भी कागजों में ये स्वास्थ्य उपकेंद्र दर्ज है? इसके खर्चे जो हैं वो वहां से आ रहे हैं? क्या भ्रष्टाचार का मामला है कि खर्चे तो उपकेंद्र के नाम पर लिए जा रहे हैं सरकार के खजाने से और खर्च नहीं किया जा रहा? क्या ये माने हम अजेंद्र? देखिए शैलेंद्र, बिल्कुल ये एक जांच का विषय है और इसमें एक बड़ी जांच होनी भी चाहिए, और जो जो इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि एक बात यह है कि अगर उपकेंद्र बनाया गया, आगरा जिले के खेरागढ़ तहसील के ग्राम बिलावली में स्वास्थ्य उपकेंद्र बनाया गया, तो जाहिर सी बात है कि उसका प्रशासन द्वारा एक बजट बनाया गया होगा। उस बजट को पेश करने के बाद ही वहां उस बजट को मंजूरी मिली होगी। बिल्कुल, और जो चिकित्सा अधीक्षक है उनको जानकारी नहीं है। एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, चंद्र प्रकाश जी कुरुक्षेत्र से। चंद्र प्रकाश जी, अपनी राय दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसकी निविदाएं निकलती हैं, किस ठेकेदार को ये कार्य दिया जाएगा उसका नाम दिया जाता है, कितना पैसा सैंक्शन होता है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट उसका पैसा निर्धारित करता है, फिर उसके मापदंड बनाए जाते हैं, समय अवधि सुनिश्चित की जाती है। बहुत जबरदस्त प्रक्रिया है। और 10 साल में जिस प्रकार से टीवी चैनल पे आप दिखा रहे हैं कि ये बन करके तैयार भी हो गया और खंडर में परिवर्तित हो गया, तो ये साबित करता है कि इससे पूर्व की जो सरकार है उसका भ्रष्टाचार अब उजागर हो रहा है। क्या मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से उन महानुभाव से कि क्या उस समय जब सड़कें बन रही थी इस प्रकार का घोटाला क्या उस समय सड़कों में भी हुआ था? सत्य कहा कल टीवी पर आदित्यनाथ योगी जी ने कि आपको किसी आपने खुद कहा कि मुझे बच्चे ने कहा कि आप राहुल गांधी हैं। वास्तव में दिख रहा है कि आप राहुल गांधी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी राय देने के लिए। हमारे साथ अजेंद्र के अलावा सैयद शबी अब्बास बने हुए अम्बेडकर नगर से, क्योंकि इसके अलावा अम्बेडकर नगर से एक और भी बहुत चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एम्बुलेंस सेवा देने के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ है। गंभीर रूप से बीमार घायल गर्भवती महिलाओं को समय से उपचार मिल सके, इसके लिए एम्बुलेंस सेवा सरकार की तरफ से दी जाती है 108 और 102। लेकिन इस सेवा के नाम पर अपना पैसा तो ले लिया है,
जो एम्बुलेंस कंपनी है, लेकिन किन्हें सेवा दी है वो सिर्फ कागजों में है, हकीकत में सेवा ही नहीं दी गई है और करोड़ों का हेरफेर किया गया है। अब सीएमओ से जब बात की जा रही है तो टाल बटोल कर रहे हैं, कह रहे हैं शासन से जब आदेश आएगा तब टीम गठित की जाएगी। मामला उनके संज्ञान में है, जानकारी उनको है, लेकिन अभी तक कोई जांच शुरू नहीं हुई है। सैयद बने उमर साहब, सैयद शबी अब्बास, शबी आपसे जानना चाहेंगे क्या है पूरा मामला, हमारे दर्शकों को बताएं। बताना चाहेंगे कि ये अम्बेडकर नगर का स्वास्थ्य विभाग जो यहाँ 102 और 108 जो है यहाँ चलाई जाती है, गरीब लोगों के लिए चलाई जाती है। तो उनको गांव से और उनको घर से लेकर CSC BSC जिला अस्पताल जो है उनको पहुंचाया जाए, ताकि वो जो बीमारी से लड़ रहे हैं उनको ठीक करके उनको घर भेजा जाए। लेकिन वहीं कहीं न कहीं जो ये GVK कंपनी है जो सरकार द्वारा जो है इनको गया है, तो वो इस 108 और 102 को जो है संचालित कर रही है। तो ये पूरे एक दिन में जहां 4 से 5 पेशेंट ये लाते हैं और उसके बाद उस खाना पूर्ति के लिए, कागज भरने के लिए और अपने लिए जो है 19 से 20 पेशेंट को जो है दिखाया जाता है कि जो है इतना हम जो है जिले में CSC PSC से मरीजों को उठाकर उसके बाद हमने यहाँ से यहाँ तक। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर सरकार ने इन कंपनियों को जो है टेंडर दिया है तो कहीं न कहीं सरकार की भी वो जिम्मेदारी बनती है कि वो जो है इनके ऊपर नजर बना, ताकि जो है इस तरीके के जो भ्रष्टाचार है जो सरकार को गुमराह करके जो है उनको जो है उनसे पैसे हटने का काम कर रही है। जी शबी, सवाल इस बात का है जो जरूरतमंद है उनको एम्बुलेंस नहीं मिल पाती है। कई सारे हमने वाक्य देखे, घटनाक्रम देखे कि लोग इंतजार करते रहते हैं कि एम्बुलेंस आएगी, हम अस्पताल पहुंचेंगे, एम्बुलेंस घर नहीं पहुंचती है। फिर जब अस्पताल से वो दूसरे अस्पताल जाना चाहता है, अगर कंडीशन उसकी अच्छी नहीं तो भी एम्बुलेंस नहीं मिलती है। तड़प तड़प के मरीज जो है अपनी जान दे देता है, लेकिन एम्बुलेंस नसीब नहीं होती। और यहाँ पर खबरें आ रही हैं कि एम्बुलेंस के नाम पर फर्जी पते दर्ज किए जा रहे हैं। एम्बुलेंस में GPS भी होता है शबी, तो GPS की जो रिकॉर्डिंग होती है, ट्रैक किया जाता है कि एम्बुलेंस वर्क कर भी रही है या फर्जी आपने नोट कर दिया। मॉनिटरिंग कैसे करी जाती है शबी? जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि जो GPS की बात आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। GPS हर गाड़ियों में लगा होता है, लेकिन ये मॉनिटरिंग जो है सरकार नहीं करती है। ये जो जिन कंपनियों को दिया गया है कि ये जो है इस सेवा को संचालित करेंगे और उन्हीं के पास ये सारा सिस्टम होता है, तब उनको धोखाधड़ी करनी है, उनको जो है सरकार से पैसे अटने हैं, तो सारा सिस्टम उन्हीं के पास लगा हुआ है। तो वो फिर सरकार को इस बात की जानकारी तो देंगे नहीं कि जो है हम 10 पेशेंट उठा रहे हैं या 20 उठा रहे हैं, ये तो जानकारी देंगे नहीं। जो डाटा होता है, डाटा तो भेजना पड़ता है। शबी, आपकी जानकारी के लिए बता दो, डाटा जो होता है, जो कंपनी कॉन्टेक्ट करती है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं इसका नाम GBK AMRI है, तो उनको डाटा तो पूरा देना पड़ता है। किस किस पेशेंट को आप कहाँ लेके गए, किस रास्ते से, किस रूट से लेके गए। तो जानकारी ये भी मिल पा रही कि कुछ तो खाली एम्बुलेंस आप लखनऊ तक दौड़ा देते हैं अम्बेडकर नगर से, और लखनऊ से वापस अम्बेडकर नगर की जो GPS है उसमें रिकॉर्ड हो सके हमारी गाड़ी वहां तक मरीज को लेकर गई थी। और सिर्फ टारगेट पूरा करने के लिए। टारगेट पूरा नहीं होता है, टारगेट पूरा हो और शासन से पैसा मिल सके। शबी जी, जो GPS की बात की जा रही है, GPS हर गाड़ियों में होता है, सही है, उनका पूरा डाटा भी होता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि वो उन्हीं के विभाग, उन्हीं के ऑफिसों तक वो GPS काम करता है और उन्हीं के विभागों तक ये डाटा काम करता है। सरकार को ये डाटा बना के देते हैं, सरकार जो है इनको पेमेंट कर देती है। लेकिन ये GPS का जो डाटा है जो इसमें काम कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उसको जो है अपने किसी अधिकारी के अंडर में अगर ये काम किया जाए तो इस तरीके की बिल्कुल कुल मिलाकर मॉनिटरिंग एक बहुत जरूरी है। सारे विभागों की और जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनकी मॉनिटरिंग करना भी। आप सब बने रहिए। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, खेल जगत से जुड़ी हुई बड़ी खबर। BCCI सेक्रेटरी जो हैं
माफ कीजिए, अध्यक्ष, बीसीसीआई के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया सौरभ गांगुली ने। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। सौरभ गांगुली ने बीसीसीआई के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक भावुक पोस्ट शेयर की है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पद से, अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है सौरभ गांगुली ने। भारतीय टीम के लंबे समय तक एक सफलतम कप्तान के रूप में जाने जाते हैं सौरभ गांगुली, और उसके बाद एक बीसीसीआई की कमान संभाली, अध्यक्ष पद के तौर पर काम किया और अब अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। एक भावुक पोस्ट शेयर की है। अचानक से यह फैसला एक चौंकाने वाला, किसी को अनुमान नहीं था कि ऐसा फैसला सौरभ गांगुली लेंगे, क्योंकि कुछ ही समय हुआ था अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए और सफल आयोजन भी कराए थे। चाहे हम पिछले जो टूर्नामेंट हुए हैं, जो विदेशों में हुए हैं, या फिर यहां की बात करें, आईपीएल की बात करें, तो सभी जगह सफल आयोजन कराए गए हैं। और अचानक से सौरभ गांगुली ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। बीसीसीआई के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको खेल जगत से जुड़ी हुई। फैंस और साथी खिलाड़ियों का शुक्रिया अदा किया है। ट्वीट के जरिए उन्होंने अपनी बात कही, एक भावुक पोस्ट की है। ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक भावुक पोस्ट शेयर की है सौरभ गांगुली ने। लंबे समय तक भारतीय टीम के कप्तान रहे, एक सफल कप्तान के रूप में उन्हें जाना जाता है, और कुछ ही समय पहले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी ने दी गई थी और अब उससे इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता, खेल संवाददाता विशाल पंडित जुड़ गए। विशाल, एक चौंकाने वाला फैसला कहा जाए, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं थी कि वो इस्तीफा देने जा रहे हैं, या ऐसा कोई मन बनाया उन्होंने? बिल्कुल, इसकी कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि जिस तरह से आईपीएल के प्ले ऑफ की बात करें या हम क्वालिफायर्स की बात करें, जिस तरह से वो लक के ग्राउंड में ग्राउंड्समैन के साथ काम करवा रहे, तब किसी को नहीं पता था कि ये इस तरीके का फैसला होगा। सौरभ गांगुली अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देंगे। लेकिन आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा। 7 मई की वो तारीख जब अमित शाह सौरभ गांगुली घर खाना खाने आते हैं, डिनर पे आते हैं, एक लंबी चर्चा होती है दोनों के बीच, एक लंबा समय एक साथ गुजारते हैं। उसके बाद एक कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि दादा राजनीति में एंट्री करें, और वो हो सकता है कि बीजेपी के खेमे से एंट्री हो। लेकिन उसके बाद जब वो अमित शाह जाते हैं वहां से, उसके बाद ममता बनर्जी की वो तारीफ करते हैं, फिर कहीं ना कहीं फिर लोग ये कयास लगाना शुरू कर देते हैं कि अब कहीं ना कहीं राजनीतिक से जुड़ाव हो चुका है राजनीतिक पार्टियों से, और बहुत जल्द किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ेंगे। अभी पिछले दिनों डोना गांगुली, जो कि सौरभ गांगुली की धर्मपत्नी है, उन्होंने कहा कि अगर सौरभ राजनीति में आते हैं तो लोगों की बहुत अच्छे तरीके से मदद कर सकते हैं, और मैं चाहती हूँ कि वो आए लिए, लेकिन उनका निजी फैसला होगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि सौरभ राजनीति में आए, लोगों की मदद करो। लगभग ऐसा ही मिलता जुलता ट्वीट आज सौरभ गांगुली ने भी कहा, नई पार्टी करूंगा और लोगों की नई भूमिका में आकर। 2024 नजदीक है, 2024 के पहले और 2024 से जोड़कर इसको देख सकते हैं अगर वो राजनीति में जाने वाले हैं, क्योंकि जैसा आप कह रहे हैं कि अमित शाह आए थे, उसके बाद उन्होंने ममता बनर्जी की तारीफ भी करी थी और इसको लेकर भी काफी चर्चाएं हुई थी। देखिए, बहुत सी चर्चाएं हर बार होती हैं। जब जिम करते समय ने कार्डियक अटैक पड़ता है, उस बार इकलौती नेता होती है ममता बनर्जी जो इनके घर जाती हैं, माफ करिएगा अस्पताल में इनको देखने जाती हैं। और ये सच में बहुत बड़ी बात है कि जिस तरह से राजनीतिक मूवमेंट सौरभ गांगुली के जीवन में कुछ ज्यादा बढ़ चुका था। एक तरफ ये कहा जाता है जय शाह के जरिए वो बीजेपी में आ रहे हैं। जय शाह, बिल्कुल विशाल, आप बने रहिए। जो ट्वीट किया गया है सौरभ गांगुली की तरफ से वो भी आ गया है, वो भी अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। तो ये ट्वीट है सौरभ गांगुली ने जो किया है, तो ये ट्वीट किया गया सौरभ गांगुली की तरफ से। 2022 मार्क्स द 30th ईयर सिंस द स्टार्ट ऑफ माय जर्नी विद क्रिकेट इन 1992। तो जो शुरुआत की थी उसका जिक्र किया गया है। सिंस देन क्रिकेट हैज गिवन मी अ लॉट, मोस्ट importantly it has given me the support of all of you. I want to thank
एवरी सिंगल पर्सन, हर किसी का शुक्रिया उन्होंने अदा किया है, हु हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ द जर्नी, जो उनकी जर्नी में शुरुआत से रहे हैं, सपोर्टेड मी, जिन्होंने सपोर्ट किया, एंड हेल्पिंग मी, तो सबका शुक्रिया अदा किया है। रिच वेयर आई एम टुडे आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट समथिंग, तो ये भी जिक्र किया है कुछ शुरुआत करने जा रहे हैं खास, दैट आई फील विल प्रोबेबली हेल्प a lot of people. I hope you continue your support as I enter the chapter of my life. तो ये ट्वीट है सौरभ गांगुली का। और विशाल हमारे साथ बने हुए, विशाल ट्वीट भी सामने आ गया है, सबका शुक्रिया अदा किया है। कुछ समय से ये भी सामने आ रहा था, हालांकि खुलकर बातें सामने नहीं आती, लेकिन ये कहा जा रहा था जो जय शाह हैं, जो सेक्रेटरी बीसीसीआई के, उनकी इंटरफेरेंस जो थी वो ज्यादा थी, दखलंदाजी जो थी बहुत ज्यादा, इंटरफेयर था कई मामलों को लेकर, क्योंकि सौरभ गांगुली को खेल से प्यार है, वो बिजनेस वगैरह इतना ज्यादा नहीं जानते हैं। और आज का जो क्रिकेट है, खासकर आईपीएल, ये एक बिजनेस बन गया है, तमाम सारे स्पॉन्सर्स आ रहे हैं, किसको स्पॉन्सरशिप देनी है, इसको लेकर भी बड़े मतभेद आजकल देखे जाते हैं। विशाल नहीं, बिल्कुल उन्हें मार्केटिंग का बहुत कम नॉलेज था और एक ब्रांड वैल्यू है सौरभ गांगुली की। अगर आप कलकत्ता जाएंगे तो वहां पर आपको सौरभ गांगुली से बिना मिले आप क्रिकेट की कोई चीज को आप अपने अमल पे नहीं ला सकते हैं। जब वो कैब के अध्यक्ष हुए थे क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के, तब एक नई विसात उन्होंने लिखी थी, डे नाइट टेस्ट कराने का उन्होंने काम किया था। और जो उन्होंने डोमेस्टिक सीजन में डे नाइट मैचेस कराने की, टेस्ट मैचेस, इनिंग डेज क्रिकेट जो कराए, वो एक अपने आप में पहला बोर्ड बनता है। उसके बाद जब वो बीसीसीआई के अध्यक्ष चुने जाते हैं तो बीसीसीआई में भी लगातार वो कई बदलाव करते हैं। उन्होंने ही राहुल द्रविड़ के पुराने लोग थे जिन्हें लगातार लोग मांग कर रहे थे, उन्हें कोच बनाने की बात की जाती है। लेकिन जैसा का नाम आपने लिया, बिल्कुल ठीक है, जो सचिव हैं और वो बिजनेस माइंडेड है। वो आईपीएल में जिस तरह से और बिजनेस और खेल दोनों को एक साथ लेकर चलना भी एक कठिन काम है, टफ टास्क होता है, हर कोई नहीं कर पाता। और सौरभ गांगुली खेल से शुरुआत से जुड़े रहे, पहले उनके लिए खेल है, खेल प्रेमी पहले हैं, बाद में वो बिजनेस प्रेमी। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल तमाम जानकारी के लिए। तो आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, सौरभ गांगुली ने बीसीसीआई के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। तो हम बात कर रहे थे अपने कार्यक्रम में, करोड़ों का फर्जीवाड़ा सामने आया है, अम्बेडकर नगर की बात करें या फिर आगरा की, इसी पर हम बात करें। कई संवाददाता अलग अलग जिलों से हमारे साथ बने हुए हैं। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ये लो बेटा तुम्हारा नया टीवी। थैंक यू। और अम्मा राम राम। घर में और कौन कौन है? मैं, तेरे दादा, बेटा, बहू, पोती और मोदी जी। माने पीएम नरेंद्र मोदी रिश्तेदार है अम्मा। देख, मोदी जी ने तेरे दादाजी का ऑपरेशन करवाया, घर में पानी, बिजली, गैस, टॉयलेट सब लगवाया। नहीं समझा? इधर आ। देख बेटा, जो परिवार का होता है उसका घर में नहीं दिल में रहना जरूरी होता है। दुख दर्द क्या होते हैं उनको बहुत निकट से अनुभव किया है, और वही अनुभव है जिसको लेकर के आज एक परिवार के सदस्य के रूप में काम कर रहा है। सही है अम्मा, मोदी जी मेरा परिवार है। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं करोड़ों के भ्रष्टाचार की, जहां अंबेडकर नगर से मामला सामने आया कि जो एम्बुलेंस हैं 102 और 108, इनका उपयोग किया गया, इनको यूज किया गया और बड़ी सी फहरिस्त जो बिल की है बनाई गई है, और हकीकत में जरूरतमंदों को सेवा ही नहीं मिली है। पहला मामला अंबेडकर नगर, दूसरा आगरा का भी हमने आपको दिखाया, जहां पर जो सामुदायिक उप केंद्र है, स्वास्थ्य उप केंद्र, वो खंडर बन चुका है।
करोड़ों रुपए खर्च किए गए निर्माण कार्य के लिए, लेकिन वहां पर जिनके लिए व्यवस्था की गई उनको इस व्यवस्था का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसी पर हम बात कर रहे हैं। आगरा से हमारे संवाददाता अजेंद्र बने हुए हैं और अम्बेडकर नगर से हमारे संवाददाता सैयद शबी बने हुए हैं, साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ अखिलेश तिवारी बने हुए हैं। अखिलेश तिवारी, आप ही के पास आएंगे। अखिलेश जी, दोनों मामले आपने सुने, आगरा का भी अम्बेडकर नगर का भी। क्या पैसा लगा देना, एक स्ट्रक्चर खड़ा कर देना या एम्बुलेंस के नाम पर कंपनियों को ठेका दे देना और मॉनिटरिंग ना करना कि लोगों को वाकई में इसका लाभ मिल रहा है इस सेवा का या फिर नहीं? अखिलेश जी। जी, आपने जैसे कहा कि मॉनिटरिंग जो है वो सबसे आवश्यक चीज, मॉनिटरिंग होना आवश्यक है। और हालांकि कागजों में जो है वो मॉनिटरिंग की भी व्यवस्था की गई है, ऐसा नहीं है कि मॉनिटरिंग की व्यवस्था नहीं की गई है, लेकिन कहीं न कहीं जो है भ्रष्टाचार का मामला आया है सामने, तो उस भ्रष्टाचार में जो मॉनिटरिंग में लगे हैं लोग वो भी शामिल होते हैं, दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि क्योंकि जैसा कि ये एम्बुलेंस वाला मामला जो अम्बेडकर नगर का है, आपने बताया भी, तो उसमें कहीं ना कहीं सीएमओ और जो एनएचएम के डीपीएम होते हैं उनको मॉनिटरिंग करनी होती है। इसके लिए यहाँ जो अपर सीएमओ होते हैं उनको नोडल बनाया गया है और उसी मॉनिटरिंग के लिए ही बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं जो मॉनिटरिंग में अधिकारी शामिल किए गए हैं, ये भी इनका भी सवाल खड़े होते हैं कि भूमिका जो उनको दी गई है उसको सही तरीके से निभा नहीं पा रहे हैं। और ये बात भी आई, जो कर्मचारी हैं, हर कोई कर्मचारी ऐसा नहीं होता है करप्ट हो, क्योंकि जो एम्प्लॉय हैं उनको भी मालूम गलत हो रहा है, लेकिन उनको भी हो सकता है उनकी जेब भी गर्म कर दी जाती है। लेकिन कुछ कर्मचारियों ने इसका विरोध भी किया, जो एम्बुलेंस कर्मी हैं, कि गलत है, तो उनको कहा गया कि आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ये बात जो एम्बुलेंस कर्मचारी संघ के जिला मीडिया प्रभारी प्रदीप वर्मा की तरफ से कही गई है, कैसे देखते हैं इसको अखिलेश जी? जी, बिल्कुल सही है कि कहीं न कहीं जो एम्बुलेंस पर काम करने वाले कर्मचारी हैं वो कॉन्ट्रैक्टर पर होते हैं, उनकी नौकरी उस कंपनी के हाथों में होती है, उसका कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, वो जब चाहे उन्हें निकाल सकती है। तो कहीं न कहीं वो दबाव उनके ऊपर निश्चित तौर पर बना रहता है कि अगर आप विरोध करेंगे कहीं भी इन चीजों का तो आपको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। और बड़ी संख्या में ऐसे कर्मचारी यहाँ मिल भी जाएंगे जिन्हें ऐसे विरोध करने के बाद हटा दिया गया है। बिल्कुल एक डर होता है नौकरी खोने का भी। अजेंद्र हमारे साथ बने हुए, अजेंद्र आपके पास आएंगे। अब जो स्वास्थ्य उपकेंद्र की आपने बात की है, आप जो चिकित्सा अधीक्षक हैं उनसे भी आपने मुलाकात करी, उनके संज्ञान में मामला सामने आया भी, लेकिन जिस तरह से उनका रिप्लाई था, उनकी जो बातचीत थी, जैसा हमने सुना, आपने भी सुना और दर्शकों ने भी देखा, उनको जानकारी नहीं है। वो कह रहे हैं एएनएम तो है वहां पे, अब एएनएम क्यों नहीं पहुंच रहा है? हो सकता है वैक्सीनेशन चल रहा था इसलिए बिजी हो। अरे वैक्सीनेशन तो काफी वक्त से चल रहा है, अब तो ऑलमोस्ट मोस्टली लोगों को वैक्सीन लग भी चुकी है। ये कैसा बहाना बना रहे थे? ये क्या इनकी खुद की जिम्मेदारी नहीं बनती है? जो भी स्वास्थ्य उपकेंद्र हो वहां पर जाएं, निरीक्षण करें। देखिए शरण, जिस तरह से सूबे के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अचानक कहीं ना कहीं किसी जिले के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो या किसी भी स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंच रहे हैं, कहीं ना कहीं एक डर की बात कही जा रही थी कि योगी 2.0 की सरकार ने डिप्टी सीएम को, जो ब्रजेश मिश्रा है, उनको स्वास्थ्य का मंत्री बनाया गया, स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। लेकिन ये जो आज आपने बयान सुना, जो कि खेरागढ़ समुदाय केंद्र के जो अधीक्षक हैं मुकेश चौधरी, उनका जो जिस तरह से उन्होंने अपनी बाइट में कहा कि जानकारी नहीं है, एएनएम नियुक्त की जाती है, डॉक्टर नियुक्त वहां नहीं होता है। बिल्कुल आप ही के, अगर हम जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, इनकी बात को अगर सही मान लिया जाए कि एएनएम नियुक्त की जाती है, लेकिन ये जो बिलावली गांव में जो स्वास्थ्य उपकेंद्र बनाया गया, यहाँ पर ना कोई एएनएम तैनात की गई। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि अगर कोई स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया तो उस स्वास्थ्य केंद्र पर कभी तो कोई स्वास्थ्य विभाग का अधिकारी या कोई कर्मचारी देखभाल के लिए आना चाहिए था, क्योंकि अगर कागजों में अगर बात करें और स्वास्थ्य उपकेंद्र में सारी व्यवस्थाएं भी होनी चाहिए जेंद्र। अगर किसी को चोट लग गई है, वो वहां पहुंचता है, उसकी ड्रेसिंग का प्रबंध होना चाहिए, एक पूरी ड्रेसिंग किट होनी चाहिए, बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, और एएनएम के अलावा भी कुछ ऐसे कर्मचारी होने चाहिए ताकि अगर कोई पहुंचे उसकी मदद तो हो सके, दवाइयां अवेलेबल होनी चाहिए। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, खंडर बन चुका है। देखिए सर, बिल्कुल इस तरह की तमाम खबरें हमने के न्यूज के माध्यम से आगरा की खबरें दिखाई है। आज से अगर 6 महीने पहले की बात की जाए तो आगरा के खंडौली क्षेत्र की हमने एक खबर दिखाई थी, वो भी बिल्कुल इसी तरह की खबर थी, जहां पर स्वास्थ्य केंद्र तो बनाया गया लेकिन वहां पर बंदर अपना तांडव करते हैं और वहां पर ताले लगे रहते हैं। तो ये एक बड़ी लापरवाही है, पुराने समय से चली आ रही है
और इसमें एक बड़ी सबसे बड़ी बात यह है कि एक कार्रवाई, एक मैच कार्रवाई एक ऐसी चीज है जो ऐसे लापरवाह अफसरों के खिलाफ जब तक कार्रवाई, एक बड़ी कठोर कार्रवाई नहीं होगी कि अगर यहाँ पर कोई कमी पाई जाएगी तो उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, तभी यहाँ पर आके ये चीज सुधर पाएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं सभी लोगों की मिली भगत से यहाँ इस तरह का ये काम चल रहा है और जनता वंचित है अपने स्वास्थ्य सेवाएं पाने के लिए। तमाम सैकड़ों तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। उसके अजेंद्र, जो गांव वाले उनका क्या कुछ कहना है? क्योंकि कोरोना काल में हमने देखा था सरकार की तरफ से बड़े बड़े दावे किए गए थे, सरकार के पास जगह नहीं मिल पा रही थी गांवों में लोगों की मदद करने के लिए, तो जो सराय थी उसको एक छोटा सा स्वास्थ्य केंद्र के रूप में तब्दील किया गया था कि वहां पर लोग आ सकते हैं, अपना इलाज करा सकते हैं। और यहां पर हम देख पा रहे हैं आपके पास उपकेंद्र बना हुआ है, स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है और वो इतना बदहाल अवस्था में है। तो जो गांव वाले हैं उनका क्या कुछ कहना है इसको लेकर? उन्होंने इस मामले का संज्ञान जो है अधिकारियों तक नहीं कराया, वहां तक शिकायत नहीं की। जो गांव वाले उनका क्या रिएक्शन है पूरे मामले को लेकर? अजेंद्र, देखिए शैलेंद्र, जब इस खबर को कवरेज करने के लिए उस गांव में दाखिल हुए तो वहां के जो लोग हैं साफ तौर पर उनका कहना था कि यहाँ पर ये खंडर बना हुआ है, इलाज के लिए बनवाया गया था, लेकिन यहाँ पर बहुत दूर की बात है, यहाँ पर कोई किसी की तैनाती नहीं हुई, किसी एएनएम की तैनाती नहीं हुई, कभी कोई डॉक्टर नहीं आए, ना स्वास्थ्य विभाग के कोई अधिकारी आए। सरकार ने बिल्कुल आदेशित किया कि कोरोना काल के समय, जो कोरोना काल में जो समय आया था उसके बाद गांव में जगह जगह इलाज की व्यवस्था कराई जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है शैलेंद्र कि सरकार सूबे के मुखिया जरूर कह रहे हैं, लेकिन जो लापरवाह अफसर हैं, लखनऊ से कहा जाता है लेकिन वो बात आगरा में कितनी मानी जा रही है, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि सरकार के पैसे को किस तरह से नेस्तो नाबूद करा जा रहा है, खंडर में तब्दील सरकार का पैसा हो गया और जनता की सेवा के लिए जो उपकेंद्र बनाया गया वो उपकेंद्र नहीं, अब एक खाली प्लॉट रह गया और वहां पर अगर कुछ है तो मलबे में दबी हुई ईंट है। अजेंद्र, आप बने रहिए, कॉलर जुड़ गए हैं सुधीर कानपुर से। सुधीर, अपनी राय दीजिए। हेलो जी सुधीर, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात कह सकते हैं। मैं जगदीश वर्मा बोल रहा हूँ सर। जी हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात कह सकते हैं आप। हाँ सर जी, मैं बारा दौलतपुर घाटमपुर से बोल रहा हूँ। मेरे गांव में एएनएम हॉस्पिटल बना है 4 साल पहले, आज तक उसमें ताला नहीं खुला, न कोई आया है कर्मचारी। ये घाटमपुर का मामला है सुधीर? बारा दौलतपुर जी, बारा दौलतपुर, ठीक है। शुक्रिया आपकी राय देने के लिए। आज तक ताला नहीं खुला है सर जी। कितना वक्त हो गया है सुधीर इस उपकेंद्र को खुले हुए? 4 साल। ताला नहीं, सुधीर नहीं, जगदीश वर्मा जी। जगदीश वर्मा जी, 4 साल हुए बने, आज तक ताला नहीं खुला। ठीक है, शुक्रिया आपकी राय देने के लिए। हमारी कोशिश रहेगी कि आपकी आवाज जो है, जो सरकार है उनके कानों तक पहुंचे, जो प्रशासन है वो जागे और जाकर देखे ताला आखिर क्यों नहीं खुला है। शुक्रिया आपका, आपकी राय देने के लिए। अजेंद्र, आप ही से हम बात कर रहे थे स्वास्थ्य उपकेंद्र की। एक और मामला सामने आया है कानपुर के घाटमपुर का, और जो नाम है बारा दौलतपुर। 4 साल हो गए हैं, ताला नहीं खुला है। तो ये कह सकते हैं ऐसे बहुत सारे उपकेंद्र हैं, स्वास्थ्य उपकेंद्र, जहां जमीन भी अलॉट कर दी गई, बना भी दिया गया और वहां कोई सुविधाएं नहीं है और स्वास्थ्य के दावे बड़े बड़े किए जाते हैं। अजेंद्र, ये कोई आगरा का महज मामला नहीं है। इस तरह की लापरवाही उत्तर प्रदेश, जहां उत्तर प्रदेश के अधिकतर जिलों में देखी जा सकती है। जहां तस्वीरें सामने आ जाती हैं वो मामला मीडिया में चल जाता है, लेकिन जहां तस्वीरें, यहाँ गांव वाले यहाँ उस पर ध्यान नहीं देते हैं। और ये गलती है उन ग्रामीणों की कि जहां जिस तरह से यहाँ जो अभी कॉलर जुड़े थे जगदीश वर्मा, उन्होंने कहा कि 4 साल हो चुके हैं एएनएम उपकेंद्र बनाया गया और घाटमपुर में, वहां पर अभी तक कोई आया नहीं। लेकिन ग्रामीणों द्वारा इस बात की शिकायत करनी चाहिए थी, चाहे जिले के सीएमओ से करनी चाहिए थी, जिलाधिकारी से करनी चाहिए थी, लेकिन हर कोई सक्षम नहीं है और हर एक व्यक्ति को इतना समय नहीं हो पाता है कि वो शिकायत करने जाए। अजेंद्र, कितने साल हो चुके हैं इस जो उपकेंद्र की बात हम कर रहे हैं? जैसा तस्वीरों में देख पा रहे हैं, आगरा का जो खैरागढ़ का ये स्वास्थ्य उपकेंद्र है, जो ग्रामीणों के द्वारा जो बताया गया, तकरीबन 10 वर्ष हो चुके हैं। 10 साल पहले यहाँ पर निर्माण कराया गया था और यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं देने का वादा किया गया था सरकार से। तो अजेंद्र, क्या शुरुआत हुई थी या फिर ऐसे स्ट्रक्चर खड़ा करके छोड़ दिया गया? क्या शुरुआत हुई थी स्वास्थ्य सेवाओं को देने की, दवाइयां देने की, लोगों को मदद करने की जो पीड़ित हैं किसी बीमारी से?
लेकिन अगर ग्रामीणों के मुताबिक हम बताएं तो ग्रामीणों ने साफ कहा है कि यहाँ पर बनाया ये जरूर गया, लेकिन यहाँ पर कभी किसी की तैनाती नहीं हुई, सुविधाएं नहीं मिली। जब दूसरी ओर अगर हम बात करें चिकित्सा अधिकारी की, जो मुकेश अजेंद्र आप बने रहिए, एक और कॉलर जुड़ गए हैं संजय बाराबंकी से। संजय, अपनी बात कहिए। हाँ, मैं बाराबंकी से बोल रहा हूँ। मेरा गांव किशनदासपुर है बाराबंकी में, और चिरौली गौसपुर ब्लॉक में पड़ता है जी। मेरे गांव में भी एएनएम वाला ये हॉस्पिटल बना हुआ है, पिछले 5 सालों से बना हुआ है जी। लेकिन वहाँ आज तक कोई भी स्टाफ, कोई भी चीज, कोई भी वो बस खाली बिल्डिंग बनी हुई है। चाहेंगे एक बार फिर से आप बता दें कहां पर है, किस नाम से है ये जो उपकेंद्र है? बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में ग्राम किशनदासपुर, ब्लॉक सिरौली गौसपुर, राम किशन दासपुर। हाँ, शुक्रिया। ब्लॉक सिरौली गौसपुर जी, सिरौली गौसपुर, तहसील सिरौली गौसपुर। ठीक है, शुक्रिया आपकी राय देने के लिए। और हम कोशिश रहेगी कि आपकी आवाज जो है सरकार तक पहुंचे, जो बाराबंकी का प्रशासन है वहां तक जाए, जो सीएमओ हैं वो जागें और जाकर देखें क्यों अब तक वो नहीं शुरू हो पाया है। 5 वर्ष हो गए, तो इसका मतलब कह सकते हैं बहुत सारे ऐसे स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले कानपुर घाटापुर का मामला सामने आया, बाराबंकी का आया, आगरा की हम बात कर ही रहे हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं। अखिलेश हमारे साथ बने हुए हैं। अखिलेश, तो क्या माने इसे, प्रशासन की घोर लापरवाही या फिर जो आम जनता का जो पैसा है, जो हम टैक्स देते हैं और सरकार को राजस्व मिलता है और वो ऐसे खर्च किया जा रहा है, उसका फायदा जनता को नहीं मिल पा रहा है? अखिलेश जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें जो है, जो अधिकारी हैं उन अधिकारियों की लापरवाही भी सामने आ रही है। जैसा है कि आप देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया है, व्यवस्थाएं बनाई गई, पैसे खर्च किए गए, लेकिन उसका लाभ जो है आम जनता को जो मिलना चाहिए, जिसके लिए वो पैसे खर्च किए गए, और वो पैसे आम जनता के ही हैं जो उनके टैक्स द्वारा लिया जाता है, और उस पैसे का अब ये कहा जा सकता है कि दुरुपयोग है, क्योंकि वो किसी का आम का नहीं हो रहा है, पैसा खर्च किया जा रहा है, लेकिन जिस लिए खर्च किया जा रहा है उसका कहीं उपयोग नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये पैसे का दुरुपयोग कहा जा सकता है, और इसके लिए अधिकारियों से लेकर ऊपर तक की लापरवाही सामने ऊपर बैठे हैं, जो शासन में लोग बैठे हैं, वो एक बार पैसा खर्च कर दिया, उसके बाद ये देखने की जहमत नहीं उठा रहे हैं कि वो हमारा संचालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। और जैसा कि अभी आपके टीवी माध्यम से पता चला है कि आगरा में है, कानपुर आया, बाराबंकी आया, ये हमको लगता है कि पूरे प्रदेश की यही व्यवस्था है कि खासकर जो ग्रामीण क्षेत्रों में उपकेंद्र बनाए गए हैं या स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ जो है व्यवस्थाएं ना के बराबर हैं। खासकर गांव के उपकेंद्र को छोड़िए, सीएचसी पीएचसी पर अगर देखें तो काफी बदहाल व्यवस्थाएं हैं, और खासकर जो ग्रामीण क्षेत्र में हैं। जी बिल्कुल, और इनकी संख्या बहुत ज्यादा हो सकती, जैसा कि हम देख रहे हैं, और भी कई जगह मामले हैं। अजेंद्र हमारे साथ बने हुए। अजेंद्र, आपकी जो बातचीत हुई थी स्वास्थ्य अधिकारी से, उनका क्या रिएक्शन है? क्या वो इसको लेकर गंभीर हैं? क्योंकि बातों से तो नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए सर, आपने भी सुना वो वीडियो में जिस तरह से कह रहे हैं कि यहाँ जिस तरह से कहा कि यहाँ डॉक्टरों की तैनाती नहीं, तो उन्होंने बताया कि इन केंद्रों पर डॉक्टर नहीं, एएनएम की तैनाती की जाती है। अगर एएनएम इस समय कोरोना काल के बाद से एएनएम नहीं आ रहे हैं, कुछ की कमियां हैं, और अगर वहां पर तैनात नहीं है तो मैं जल्द से जल्द वहां पर तैनाती कराऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मीडिया के पूछने के बाद, हमारे पूछने के बाद, केनीज के पूछने के बाद उन्होंने इस बात का जवाब दिया, लेकिन सरकार किस बात की उनको तनख्वाह दे रही है, सरकार की जो सैलरी वो पा रहे हैं वो जनता की सेवा के लिए पा रहे हैं, और स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी जो वो तहसील में वो अधीक्षक हैं जो तैनात हैं, उससे जुड़ी उनके क्षेत्र की हर एक उनकी जानकारी होनी चाहिए थी। उनका जो जो जितने भी उपकेंद्र हैं उन उपकेंद्रों की लिस्ट होनी चाहिए थी, उनको वहां जाकर इतने समय से वहां तैनात है, वहां जाकर उनका मुआयना करना चाहिए था, मॉनिटरिंग करनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ मॉनिटरिंग तो बहुत दूर की बात, केन्यूज के माध्यम से बताया गया, उसके बाद कहा गया कि वहां मैं तैनाती करूंगा, लेकिन तैनाती करने से पहले वो शायद ये भूल गए कि खंडर में तब्दील हो चुका है ये उपकेंद्र। जब वहां खंडर में कौन बैठने जाएगा? जब वो पूरा बना हुआ था वहां कोई बैठने नहीं गया, तो खंडर में ना ही कोई एएनएम बैठ पाएंगे। पहले सबसे पहले उसका सुचारू रूप से मरम्मत कराई जाएगी, उसको दोबारा से
सही करवाया जाएगा तब एएनएम तैनात की जाएगी। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि आखिर वहां कब लोगों को सुविधाएं मिलती हैं, और उस जगह पर जहां लाखों रुपए की कीमत में लाखों रुपए लगाकर सरकार का और वहां जनता की सेवा के लिए केंद्र बनाया गया। लेकिन शैलेश, मैं लगातार कहता जा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के तमाम जिले में, जैसे कि हमने के न्यूज पर अभी ये सुबह बोलेगा हमारे प्रोग्राम में बदहाली के ऊपर जो खबर चल रही है, इसमें बाराबंकी हो, चाहे घाटमपुर हो या कानपुर हो, तमाम जगह के यहाँ जो दर्शक जुड़ रहे हैं उनका एक ही कहना है कि हमारे यहाँ पर जो उपकेंद्र है एएनएम वहां तैनात नहीं है। तो एक बात तो तय है कि जहां पर एएनएम तैनाती के लिए जो उपकेंद्र बनाए गए हैं, यहाँ जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ चलती है, क्योंकि यहाँ पर तैनाती जरूर दिखाई बिल्कुल, क्योंकि अजेंद्र सैलरी तो एएनएम की आती होगी अगर नियुक्ति की गई है। अब सैलरी आ रही है, एएनएम को मिल रही है या फिर एएनएम को भी नहीं मिल पा रही है, खजाने में आ रही, कौन किसके पास जा रही है, ये भी कई सारे सवाल हैं। तो कह सकते हैं बड़ा करप्शन का खेल हो सकता है इसके पीछे। बिल्कुल शैलेश, अगर बात की जाए लापरवाही की, और लापरवाही यहाँ पर बिल्कुल देखने को मिल रही है। एएनएम की तैनाती एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पर एक वरिष्ठ अधिकारी की एक लापरवाही जरूर दिखाई दे रही है, क्योंकि उनके साथ साथ उनके संबंधित जो वहां पर जो कर्मचारी हैं, जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी तैनात हैं, सीएमओ आगरा की हम बात कर लेते हैं, तो किस तरह की यहाँ मॉनिटरिंग है। ब्रजेश पाठक यहाँ आते हैं, डिप्टी सीएम सूबे के, वो हमको यहाँ पर जिला अस्पताल ले जाया जाता है, वहां हमको जो भी शख्स ठीक है वहां दिखाई दे दिया जाता है। योगी आदित्यनाथ आते हैं तो यहाँ पर तमाम जितने भी एसएन मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल है, यहाँ की देखरेख और व्यवस्था देखकर आप ये लगेंगे कि आप आगरा के अजेंद्र जो देखिए मुख्यमंत्री हर जगह तो नहीं पहुंच सकते, ना स्वास्थ्य मंत्री हर जगह पहुंच सकते हैं। जो जनप्रतिनिधि हैं, जिनको जनता चुनती है, जिस क्षेत्र में जो विधायक हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, प्रधान हैं, इनकी भी जिम्मेदारी बननी चाहिए कि अगर ऐसा कुछ नहीं उसकी आवाज शिकायत तो करे ऊपर तक, ताकि गांव वालों को मदद मिल सके। देखिए शैलेश, जिस इस तरह के किसी भी यहाँ क्षेत्र के जनप्रतिनिधि ने कोई भी यहाँ शिकायत नहीं की है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जनता का साफ कहना रहता है कि जनप्रतिनिधि नेता चुनाव के समय आते हैं और चुनाव के बाद वो ना तो आते हैं ना ही हमें दिखाई देते हैं, तो उनके ऊपर तो जनता को विश्वास एक तरह से नहीं है। और अगर बहुत अच्छी बात होगी कि अगर के न्यूज पर चली हुई खबर का संज्ञान अगर यहाँ नेता लेते हैं, जो आगरा के तहसील के जो नेता हैं, जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, अगर वो लेते हैं, तो यहाँ पर जो स्वास्थ्य सेवा हम चाहेंगे अजेंद्र आप विधायक का नाम भी ले दें, किस पार्टी के हैं, कौन है विधायक। जाहिर सी बात है बीजेपी के होंगे, तो सारी सीटें बीजेपी जीती वहां पर। चलें, बिल्कुल आगरा में सभी 9 में से 9 सीटें भाजपा ने जीती हैं, और आगरा में जो विधायक हैं, जो खेरागढ़ तहसील के जो विधायक हैं, उनका नाम भगवान शंकर कुशवाहा है, और भगवान सिंह कुशवाहा उनका नाम है। बसपा से भी वो यहाँ विधायक। तो अगर भगवान सिंह कुशवाहा सुन रहे हो तो वही जाकर ध्यान दें कि वही कोशिश करें, आपकी सरकार है, आप विधायक चुनकर आए, आपकी जिम्मेदारी बनती है जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें। अजेंद्र जी देखिए, बिल्कुल अगर बात की जाए तो जनता ने ही उनको चुना है, नेताओं को जनता विधायक चुनती है, जनता ही चुनती है, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी बनती है प्रशासन के साथ साथ वो जनप्रतिनिधियों की भी जिम्मेदारी बनती है, जिन्होंने जनता ने चुनकर उनको विधानसभा भेजा है, अपने क्षेत्र के विकास के लिए उनको चुना है। लेकिन यहाँ जो बदहाली की ये तस्वीरें ये दिखाई दे रही हैं, ये दर्शाती हैं कि यहाँ पर कितने अधिकारी और कितने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी। बिल्कुल, और कोरोना काल में हमने देखा कि स्वास्थ्य की प्राथमिकता कितनी आवश्यक है, कितनी जरूरी है। अगर आपका हेल्थ स्ट्रक्चर बेहतर नहीं है तो हमने जो दौर देखा है वापस ना देखना पड़े। और उसके बाद सरकार ने भी कहा कि अब आने वाले वक्त में हम ज्यादा से ज्यादा बजट जो है वो स्वास्थ्य क्षेत्र में लगाएंगे और बेहतर करेंगे हेल्थ स्ट्रक्चर को। लेकिन तस्वीरें तो बड़ी हैरान करने वाली हैं। देखिए, बिल्कुल सरकार लगातार इसी बात पर ध्यान दे रही है कि जनता को ज्यादा से ज्यादा हर एक फील्ड में सुविधाएं मिल सके। और स्वास्थ्य जिस तरह के कोरोना काल आया था, 2 साल का समय, 2 साल से ज्यादा लोगों ने झेला है। कोरोना में तमाम लोग काल के गाल में समा गए, सुविधाएं नहीं थी, गांव देहात में इलाज के लिए कोई जगह नहीं थी, तो उस ओर सरकार ने ध्यान दिया और सरकार ने काम भी किया। लेकिन सरकार लगातार शहर अपना बजट पास कर रही है, जो सुविधाओं के लिए जो पैसा आना चाहिए वो हर जिले को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट बजट भी बना रही है, लेकिन जहां लापरवाह अफसर तैनात है, शैलेश, जहां लापरवाही की पराकाष्ठा पूरी तरह से पार हो चुकी हो, वहां पर ये हालात बने रहेंगे। और जब तक यहाँ पर एक कठोर कार्रवाई नहीं होगी, जब तक 10 से 15 लोग जहां जहां जिले में पता चलता जाए, वहां के अधिकारी, जो कर्मचारी हैं, जो अधीक्षक हैं, उनके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, बिना कार्रवाई के कुछ होने वाला नहीं है। अजेंद्र आप बने रहिए। एक बड़ी खबर इसी बीच आ रही है, खेल जगत से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर। सौरभ गांगुली के इस्तीफे से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
बीसीसीआई सचिव जय शाह का बयान आया है। इस्तीफे की खबर पर बीसीसीआई सचिव जय शाह का बयान। सौरव गांगुली बीसीसीआई अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे, ऐसा कहना है जय शाह का। गांगुली ने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है। तो बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह का यह कहना है और ट्वीट के जरिए ये जानकारी दी है जय शाह ने कि इस्तीफा नहीं दिया है, अपने पद पर बने रहेंगे। तो अभी कुछ ही देर पहले जो खबर आ रही थी कि सौरव गांगुली ने इस्तीफा दे दिया है, उसके बाद एक भावुक पोस्ट भी शेयर किया। हालांकि भावुक पोस्ट में ऐसा कहीं जिक्र नहीं था कि इस्तीफा दिया हो, रिजाइन दिया हो। यह जरूर उन्होंने कहा कि जो जो लोग हमारे साथ जुड़े रहे मेरी यात्रा में, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसा लगा कि इस्तीफे से जोड़कर उस ट्वीट को देखा जाने लगा, खबरें चल पड़ी कि इस्तीफा दे दिया। लेकिन अब इस खबर का खंडन किया है बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह ने कि सौरव गांगुली ने इस्तीफा नहीं दिया है। सौरव गांगुली बीसीसीआई अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे, यह कहना है बीसीसीआई सचिव जय शाह का। गांगुली ने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है। बीसीसीआई सचिव जय शाह की तरफ से यह ट्वीट किया गया है। सौरव गांगुली के इस्तीफे की खबर पर जय शाह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। और इसी खबर पर एक बार फिर से हमारे खेल संवाददाता विशाल पंडित जुड़ गए। विशाल, तो कह सकते हैं जो ट्वीट था वो तो भावुक था, लेकिन इस्तीफे का जिक्र नहीं था। अब जय शाह का जो रिएक्शन आया, क्या कुछ अपडेट आपके पास विशाल? देखिए, जब बीसीसीआई सोर्सेज से बात की गई तो उनका साफ ये कहना है कि अभी हमें ऐसा कोई भी जानकारी नहीं है कि बीसीसीआई की किसी भी एक मेंबर ने किसी पद से इस्तीफा दिया, और क्यों बीसीसीआई के लोगों को ही इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन एक बड़ी बात यह भी है कि 2 से 3 महीने में जय शाह और सौरव गांगुली दोनों के कार्यकाल खत्म हो रहा है, और ये उम्मीद लगाई जा रही है 2-3 महीने बाद वो जो नई चीज का जिक्र कर रहे हैं सौरव गांगुली, वो शायद 3 महीने बाद या 2 महीने बाद हमें होता दिखे। चलिए, तो कह सकते हैं अभी थोड़ा वक्त है, तो उस वक्त तक तो वो बने रहेंगे, ये तो क्लियर हो गया इनके बयान से जय शाह के। उसके बाद क्या कुछ होता है वो देखने वाली बात होगी। विशाल, देखिए, पहली चीज तो ये भी है कि बीसीसीआई में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लगातार बोर्ड की शिकायतें और बीसीसीआई पे लगते आरोप को भी देखना होगा, क्योंकि जिस तरह से सौरव गांगुली हमेशा एक साफ छवि के क्रिकेटर रहे हैं, साफ छवि कप्तान रहे हैं और साफ छवि के ही वो जो भी उन्होंने काम किया। लेकिन जिस तरीके से लगातार, चाहे बिहार बोर्ड हो, उत्तराखंड बोर्ड की बात करें, जितने भी क्रिकेट बोर्ड से लगातार बीसीसीआई में पक्षपात का आरोप लगा रहे थे। और ये घुटन सी महसूस होने वाली स्थिति होती है जब आप ही के नीचे क्रिकेटर्स खेले और वो किसी बोर्ड के मेंबर हो जाएं या प्रेसिडेंट हो जाएं, वो आप पे आके आरोप लगाए। तो कहीं ना कहीं उस सब चीजों को भी ध्यान में रखने वाला है कि बीसीसीआई में ऊपर जो दिख रहा होता है, इतने बड़े इवेंट होते हैं, लेकिन उसके पीछे की काली कहानी ये भी होती है। शैलेश, बिल्कुल विशाल, कह सकते हैं खेल को लेकर हमेशा प्राथमिकता दी है सौरव गांगुली ने, और उनकी पूरी कोशिश रहती है अगर कोई अच्छा खिलाड़ी उसको मौका मिलना चाहिए, और देश के कोने कोने में जो लोग हैं उनकी मदद कैसे की जाए, जितने भी बोर्ड हैं उनकी मदद कैसे की जाए, इस दिशा में ज्यादा ध्यान देते हैं। ये एक बड़ी वजह है, क्योंकि क्रिकेट जो बिजनेस के रूप में बदलता जा रहा है, तो कोशिश ये होती पैसा वहां खर्च करें जहां से फायदा हो। लेकिन सौरव गांगुली कोशिश ये रहती पैसा वहां भी खर्च करें जहां से शुरुआत में फायदा ना हो, लेकिन कोई प्रतिभावान खिलाड़ी उसको मौका मिले, देश का भविष्य बेहतर हो। विशाल, देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, वो इसी चीज को हमेशा आगे बढ़ाते हैं। वो कल एक जगह सुन रहा था, उन्होंने कहा बंगाल की टीम में, कोलकाता नाइट राइडर्स में बंगाल के बहुत से प्लेयर देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि बंगाल का हर बच्चा क्रिकेट का जो सपना देखता है वो केकेआर में खेले। ये बातें दर्शा रही हैं कि लेकिन खेल में राजनीति भी हावी हो गई। किस प्रदेश को मौका देना है अभी भी डिसाइड होने लगा है, किस प्रदेश को मौका नहीं देना है, तो बहुत से कारण हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह ने इस्तीफे की खबर का खंडन किया है। उन्होंने कहा सौरव गांगुली अपने पद पर बने रहेंगे। और हम बात कर रहे थे भ्रष्टाचार को लेकर, हमारे साथ हमारे संवाददाता बने हुए थे अजेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़े रहने के लिए। शबी, आपका भी शुक्रिया, और सामाजिक कार्यकर्ता अखिलेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।
खबरों का सारथी।